गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 5 प्रकार की आइसोमेरिज्म डिस्कस की थी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल आपको याद रखना है जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी लिस्ट। कि सबसे पहले तो RCI, उसके बाद टोटो, उसके बाद फंक्शनल, उसके बाद मेटा और उसके बाद चेन और उसके बाद पोजीशन। इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रायोरिटी लिस्ट। इसे क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी लिस्ट। मतलब कि चेक करते समय यदि RCI हो जाएगा वो, तो इनमें से हम कोई भी आंसर नहीं बोलेंगे। अगर साहब टोटो हो जाएगा तो फिर इन सबको हम नहीं बोलेंगे। यदि फंक्शनल हो जाएगा तो इनको नहीं बोलेंगे। इसीलिए ध्यान रखना है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताते समय चेन और पोजीशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो एक नोट, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म is not considered तो बात को समझो। इसका प्रायोरिटी लिस्ट का मीनिंग क्या है कि मान चलो आपको कोई MCQ दिया गया और उसमें 2 आइसोमर दिए गए और वो दोनों आइसोमर में पूछा गया कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा। मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनो। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि मेटामेरिज्म तक आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कि भाई कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसमें 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं और 2 स्ट्रक्चर देने के बाद आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा रिलेशन होगा। तो रेंडमली हम कितने भी पेयर बना लें, लेकिन जब हम क्वेश्चन का आंसर देने बैठेंगे और मान चलो कि उस क्वेश्चन में ये भी कंडीशन है कि एक ही आंसर सही होना है। भाई MCQ तो कई प्रकार के होते हैं। MCQ में ये बोल दिया जाए कि एक ही विकल्प सही है, या फिर ये बोल दिया जाए एक से अधिक विकल्प सही है। मतलब बात को समझो। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ जाए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। आप बात को समझिए। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूटूइन। बिल्कुल बात सही है, ब्यूटूइन बोलेंगे। ये ओपन चेन कंपाउंड है, अल्कीन है। और एक और बनाया जाए और ये साइक्लो अल्केन है। दोनों आइसोमर हैं, डेफिनेटली दोनों आइसोमर हैं। ये साइक्लोब्यूटेन है। और आपसे पूछा जाए कि विच रिलेशन इज करेक्ट।
आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में कौन सा संबंध सही है, और आपको दे दिया जाए पहले ऑप्शन में RCI दे दिया जाए रिंग चेन आइसोमर, आपको दे दिया जाए फंक्शनल आइसोमर, आपको दे दिया जाए चेन आइसोमर, और आपको पोजीशन आइसोमर दे दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि भाई पेरेंट चेन तो 4 कार्बन की है, और इसमें भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो चेन तो हो नहीं सकते, है ना। पोजीशन में क्या है कि इधर डबल बॉन्ड है लेकिन इधर डबल बॉन्ड की बात नहीं है, तो पोजीशन हो नहीं सकते। अब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि हमने लेक्चर में ये बताया था कि RCI विल बी FI, लेकिन वो कह रहे हैं कि विच रिलेशन इज करेक्ट, तो आप किसे टिक करके आएंगे? सिंगल चॉइस में RCI को टिक करके आएंगे। अगर ये क्वेश्चन ओनली 1 आंसर करेक्ट है, ध्यान दें आप मेरी बात को, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, अगर ये क्वेश्चन ओनली 1 ऑप्शन में पूछ रहा है तो आप इसे FI टिक नहीं करेंगे, इसीलिए इस प्रायोरिटी लिस्ट का महत्व है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मोर देन 1 में जाता है, IIT का एक JEE का एग्ज़ाम यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि JEE में और वो भी एडवांस में मोर देन 1 आपसे पूछा जाता है, तो फिर आप A का आंसर भी टिक करेंगे और B का आंसर भी टिक करेंगे, क्योंकि ये रिंग चेन भी है और फंक्शनल भी है। इसीलिए इसी ऑर्डर में चेक करना है कि यदि कोई 2 आइसोमर रिंग चेन हो जाएं तो फिर आप उन्हें टॉटो नहीं बोलेंगे, सॉरी, टॉटो हो जाए तो फिर आप फंक्शनल नहीं बोलेंगे, फंक्शनल हो जाए तो मेटा नहीं बोलेंगे, मेटा हो जाएगा तो चेन नहीं बोलेंगे, चेन हो जाएगा तो पोजीशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर सारे आंसर आपको लिखने हैं तो फिर आप उसका आंसर बोल सकते हैं। तो ये आपको प्रायोरिटी लिस्ट के आधार पे ध्यान रखना है। कल हम लोगों ने मोनोक्लोरिनेशन वाले क्वेश्चन किए थे, तो मोनोक्लोरिनेशन वाले क्वेश्चन में आपको H के प्रकार देखने थे भाई, कि कितने प्रकार के H निकल सकते हैं। H तो 3 ही प्रकार के होते हैं भाई, या तो H sp3 कार्बन पे लगा होगा या sp2, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास sp3 कार्बन होता है तो या तो उस पे H होगा, या sp2 कार्बन पे H होगा, या sp कार्बन पे H होगा। समस्या ये है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन अगर एरोमेटिक के केस में देखा जाए तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो वहाँ पे हम H निकाल सकते हैं। और H निकलने का एक और भी होता है कि 1 डिग्री H होता है, 2 डिग्री H होता है, 3 डिग्री H होता है। तो 3 डिग्री H सबसे आसानी से निकल जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन रेट है। जैसे मैंने आपको थोड़ी सी याद दिला दूं कि मैंने आपको बताया था कि टोल्यूइन है और इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना था, मोनोक्लोरिनेशन कराना था, और आपसे पूछा था कि भाई कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉसिबिलिटी यहाँ से है कि भाई यहाँ से H निकल सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से। जो यहाँ से पॉसिबिलिटी है वो क्या है? सेम है। जो यहाँ से पॉसिबिलिटी है वो क्या है? सेम है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन क्या हुई भाई, ये 1 2, ये 1 है तो ये क्या हुआ 2 हुआ, ये भी तो 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, और ये क्या हुआ 4 हुआ। तो ये पोजीशन है ना, और ये पोजीशन भाई, तो यहाँ पे तो भाई H तब निकालोगे ना जब H होना चाहिए, तो यहाँ तो H है नहीं,
तो यहाँ से और यहाँ से जो निकलेगा तो एक ही केस लेंगे, तो एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से। तो आप देखना कॉपी में रिवीजन करना कि मैंने इसका टोटल आंसर क्या लिखवाया था, 4। मतलब अगर टोल्यूइन में आप मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनने वाले हैं, 4। उनके मैंने नाम भी लिखे थे कि एक बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, एक बार Cl यहाँ लग जाएगा, फिर एक बार यहाँ लग जाएगा, फिर एक बार यहाँ लग जाएगा, तो वो सारे डिफरेंट होंगे। इसी सिलसिले में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि आप ये क्वेश्चन करिए जरा। ये आपको दिया गया एसिड एमाइड है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एसिड एमाइड है। एसिड एमाइड में इसमें आपको बताना है मोनोक्लोरिनेशन कराना है। क्या कराना है, मोनोक्लोरिनेशन। और हाउ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप बोलते हैं एमाइड, एमाइड बोलेंगे। अब इसमें देखो आपके यहाँ पे जो कार्बन से कनेक्ट है ये एक एरोमेटिक रिंग है। और ये वाली जो रिंग है वो सिंपली एक एलिसाइक्लिक रिंग है। तो सब्स्टिट्यूशन जब हमें कराना है, मतलब एक Cl लगाना है, तो हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप बात को समझो। एक तरफ लगी है एलिसाइक्लिक रिंग, एक तरफ एलिसाइक्लिक रिंग लगी हुई है और एक तरफ लगी हुई है एरोमेटिक रिंग। अब आपको कराना है सब्स्टिट्यूशन। तो जरा देखो इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग, भाई यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है और ये वाली जो पोजीशन है वो कैसी है, सिमिलर है। देखो चेक करो, यहाँ पे ये जो पोजीशन है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 डिग्री। ये 2 कार्बन से कनेक्ट है और यहाँ पे H भी प्रेजेंट है। भाई जब H निकलेगा तभी तो Cl लगेगा। आप फंडामेंटल बात पे आओ कि जब H निकलेगा तभी Cl लगेगा, यहाँ तो H ही नहीं है, ठीक है ना। भाई इसके 2 बॉन्ड, भाई ये ऐसा है, आप समझो ये ऐसा है मामला। भाई तो इस पे तो H है ही नहीं, तो यहाँ से तो H निकलेगा नहीं, है ना। और ये sp2 कार्बन है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्यों होना है, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक में रिंग में सब्स्टिट्यूशन होता है। भाई हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है ना। टोल्यूइन था तो भी हमने सब्स्टिट्यूशन कराया, तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ होना नहीं है। फिर हम इधर चले जाएंगे तो ये और ये पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, है ना। फिर ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, एक के बाद ये तो आगे बढ़ गए। भाई ये पोजीशन, ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बन, फिर ये इससे दूर चला गया, ये और दूर चला गया, तो ये भी सिमिलर होगा। एक ये तीसरा आ जाएगा, समझो बात को। इसके करस्पॉन्डिंग चेक कर रहे हैं, तो ये पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो। ये क्या कहलाती है, मेटा। और ये क्या कहलाती है, पैरा। तो यहाँ से आप देखो तो टोटल कितनी जगह सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, टोटल 1 2। तो ये दोनों से ये दोनों सेम है, तो एक यहाँ से आएगा, 1 2, तो ये दोनों में से एक यहाँ से आएगा और एक ये, तो टोटल आंसर बच्चे कितना आने वाला है, 3 तो यहाँ से आने वाले हैं।
अब यहाँ पे देखो तो ए नहीं देते हैं, इसको एक्स बोल देते हैं और इसको एक्स बोल देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। फिर ये वाई बोल लेते हैं नेक्स्ट, और इसे वाई बोल देते हैं क्योंकि ये इसका एडजेसेंट है, इसका तो अल्टरनेट हो गया ना ये, है ना। और ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ से कितने मिलेंगे, 3, तो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो ये जो टोटल आंसर होगा ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब अगर हमने इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन कराया तो टोटल डिफरेंट स्ट्रक्चर कितने बनने वाले हैं, 6। 3 यहाँ से बनेंगे और 3 यहाँ से। बच्चा ये सोचता है कि सर ये और ये सेम, नहीं भाई ये सेम कैसे हो जाएगा, ये एक एलिसाइक्लिक रिंग है, ठीक है ना। आप सोचो ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है और ये एक जिसको आप क्या बोलते हैं फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये एक एरोमेटिक रिंग, तो दोनों का नेचर अलग है। तो दोनों एक कारण, दूसरा कारण आप देखो भाई यहाँ पे ये जो रिंग कनेक्ट है वो sp3 नाइट्रोजन से कनेक्ट है ना, वो sp3 नाइट्रोजन से कनेक्ट है, और यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग है कनेक्ट है वो sp2 कार्बन से कनेक्ट है। तो आप देख रहे हैं सारे नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 6। इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं केवल आइसोमेरिज्म पे बेस जानकारी के आधार पे। इसी क्वेश्चन को हमने चेंज किया और यहां पर क्वेश्चन बदल दिया, एरोमेटिक रिंग को लिया और यहां पर ये देखिए, ये हमने एक हाइड्रोकार्बन पार्ट जोड़ दिया बीच में, हाइड्रोकार्बन पार्ट। बच्चे लोग हमेशा ध्यान रखना कि फंक्शनल ग्रुप हो और हाइड्रोकार्बन पार्ट हो, उसको पहचानना सीखो। अगर इसमें मैं साथ में OH लगा देता तो फिर ये फंक्शनल ग्रुप हो जाता, लेकिन अगर कोई हमने एक ऐसा, देखो ये कॉमन हो गया, मतलब ये इसका भी साइड चेन हुआ और ये इसका भी साइड चेन हुआ, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हमेशा क्या होता है, साइड चेन होता है, हमेशा ध्यान रखो। लेकिन हाइड्रोकार्बन, मैंने क्लास में बताया है, यही हाइड्रोकार्बन पार्ट PCC में तब कन्वर्ट हो जाता है जब इसकी संख्या 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा हो जाए। एक बात का हमेशा आप ध्यान रखना, जब हाइड्रोकार्बन में साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 या 3 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाएं, तो बेंजीन रिंग को, मतलब मैंने क्लास में क्वेश्चन भी कराया था कि अगर आप ये, तो फिर आप PCC इसे लेंगे, ये PCC होगा, पेरेंट कार्बन चेन, मतलब ये बच्चा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और तब इसका नाम इसके फेवर में जाएगा 1 2 3। तो अब ये होगा 3 पे फिनाइल लगा है, ठीक है ना, तो इसका IUPAC हो जाएगा 3 फिनाइल 1 क्लोरोप्रोपेन। खैर ये बात मैं बता चुका हूँ क्लास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या कराना है, मोनोक्लोरिनेशन, फिर से वही टारगेट है, तो बड़ा आसान सा काम हो गया। ये A और ये भी टाइप क्या होगा, A होगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है। ये इसका एडजेसेंट होगा भाई साहब, A का एडजेसेंट, ये इसका तो अल्टरनेट हो गया, और ये इसका एडजेसेंट हुआ, इसका अपोजिट चला गया, ये समझो बात को। ये 2 2, ये 3 और ये 4 पोजीशन, तो यहाँ से क्या आंसर निकल के आया, 3। अब इसमें देखो तो ये X होगा, ये भी तो X होगा दोनों, ये Y हो जाएगा, तो ये Y हो जाएगा, और ये Z हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना निकल के जाएगा, 3। और एक ये भी तो sp3 कार्बन है, देखो ना,
तो मैंने आपसे कहा था sp3 कार्बन पे तो तेजी से जब H उपलब्ध होगा और ये sp3 कार्बन पर दो दो H हैं तो यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको मान चलो हमने D बोल दिया, ठीक है ना। तो भाई टोटल आंसर कितना हुआ, 3 और 3 6 और एक यहाँ से आ गया, तो टोटल आंसर इसमें मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 7, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना जरूर सीखिएगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। जैसे मान चलिए कि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि राइट डाउन ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर फॉर फॉलोइंग, और पहला दिया जाए डाइक्लोरोब्यूटेन, डाइक्लोरोब्यूटेन, दूसरा दिया जाए ट्राइक्लोरोप्रोपेन, तीसरा दिया जाए टेट्राक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, और इसी में दिया जाए 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। और आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको बनाने हैं डिफरेंट पॉसिबल पोजीशन आइसोमर। देखिए साहब, ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कर दिया, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दूसरी किसी की बात ही नहीं करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना सीखिए। अब जैसे ये वाला पार्ट है, चौथा वाला, अब आप देखो कि 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंट और क्या बना सकते हैं, अगर आप इसी को ले लें, फोर्थ वाले को देखें, तो आप ऐसे सोचो, पहले आप इसको लो, इसको कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, पहले आप इसे लो। ये इसके करस्पॉन्डिंग जो ये पोजीशन है और ये पोजीशन है, ये क्या है, आइडेंटिकल है भाई, इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों ऑर्थो हुई ना। और ये पोजीशन क्या है भाई, ये मेटा है, तो ये इसकी एडजेसेंट है, और एक पोजीशन है वही पैरा। तो आपके पास यदि कोई दूसरा Cl होता तो आप क्या बना पाते, 1 2 या 1 3 या 1 4, तो कितने बनते, 3 ही बनते ना। डाइक्लोरो में भाई, मोनोक्लोरो में एक ही बनेगा, आप Cl कहीं पे भी जोड़ दो, आप उसे हमेशा क्लोरोबेंजीन ही कहने वाले हैं, ठीक है ना। फिर आप डाइक्लोरो में कितने बना सकते हैं, अरे 3 ही बना सकते, 1 2 1 3 या 1 4। यहाँ मामला है ट्राइक्लोरो का, तो ट्राइक्लोरो में यहाँ पे इन्होंने सपोज दैट 1 2 3 ये आपको दे दिया। अब आप दूसरा क्या कर सकते हैं साहब, वन पे जो लगा था उसे रहने दो, 2 पे जो लगा था उसे रहने दो, 3 की जगह क्या कर सकते हो, 4। तो आप ये देखो, ये क्या हुआ, 1 2 और ये 4, तो ये 1 2 4 हुआ। ये क्या हुआ, 1 2 3 हुआ।
अब आप एक तीसरा क्या बना सकते हो, कि ये ऐसे ही रहने दो, है ना, ये इसको ऐसे ही रहने दो और इसको ऐसे रहने दो, ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, 4 पे तो आ चुका था ना, ये 5 हो गया, है ना। तो भाई एक हुआ 1 2 3, एक हुआ 1 2 4, एक हुआ 1 3 5। अब आप क्या बनाओगे भाई, आप अगर दूसरा कुछ दिमाग लगाओगे, आप देखो, आपने कहा कि सर हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे ना, और इसको ऐसे ही रहने दिया, तो क्या हुआ देखो ना आप, ये 1 2 3 हुआ, आप तो बना चुके ना 1 2 3, आप 1 2 3 बना चुके। आप कहोगे कि सर इसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, समझ गए ना, तो ये भी आप बना चुके, चेक कर लो। तो जो भी फॉर्म आप बना चुके हैं वो आपको नहीं बनानी है, तो ध्यान देना है कि सारे फॉर्म, मतलब आप ट्राइक्लोरो बनाएं या डाइक्लोरो बनाएं तो कितने बना सकते हैं, 3 ही बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको 3 क्वेश्चन और हैं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे डाइक्लोरोब्यूटेन है, तो डाइक्लोरोब्यूटेन मतलब आपको 2 क्लोरीन लगाने हैं, तो भाई लगाना शुरू करो, क्या दिक्कत है। ये पहला आपने लिया डाइक्लोरोब्यूटेन, तो डाइक्लोरोब्यूटेन लिया तो पहले 4 कार्बन बना दूंगा और यहाँ पे Cl लगा, क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। अब इसको ऐसे ही बना रहने देना, अब इसको क्या करें 2 पे ले जाएं, तो ये 2 पे चला गया, क्या हो गया, ये 1 2 हो गया। उसको तो ऐसे ही रहने दो, पॉसिबिलिटी चेक की जाती है बड़ी आसानी से, उसको ऐसे रहने दिया, 1 2 3 पे चला गया, तो ये 1 3 हो गया। पोजीशन बनानी ना, पोजीशन बनाते समय मैंने बताया ना पीसीसी तो सेम ही रखते ना, ध्यान रखना है पोजीशन बनाते समय पीसीसी सेम रखना है। तो अब ये 1 पे तो था ही ना, तो 1 2 3 पे पहुंच गया, ये 4 पे पहुंच गया, क्या हो गया ये, तो अब तो 1 के सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए ना, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप 2 2 कर दो, है ना, अब आप 2 2 कर दो, तो डी के बाद क्या बना सकते हैं आप, ई, तो ये 2 2 कर दिया। अरे 1 2 तो बन चुका ना, 1 2 तो बन चुका, ठीक है ना, तो आप उसे बार बार थोड़ा ना बनाएंगे। अब ये 2 2 हो गया, 2 2 के बाद एक 2 पे ही रहने दो, एक 3 पे हो गया, तो 1 2 3, तो 2 3 हो गया। ये क्या 2 4 बन सकता है, नहीं 2 4 नहीं बन सकता, 1 2 3 4 देखे ले रहे। अगर यहाँ लगाया तो ये 1 2 3, अच्छा 4, अब ये 2 4 हो गया, तो 2 4 भी हो गया। और देख लो, वन 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3, और इधर देखो 2 4 बनाया, तो यहाँ से तो ये 1 2 3 यहाँ से कर रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो ये लग रहा कि अलग हो गया 2 4, लेकिन यहाँ पे जब Cl आ गया तो ये तो पहला कार्बन हो गया ना, तो 1 2 3, तो ये तो 1 3 तो वो बन गया। तो ये आपको कैंसिल करना पड़ेगा, 2 3 वाला मैं इधर बना दे रहा हूँ, ई के बाद F,
तो कितने बनेंगे टोटल, चेक करें। 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 2 2 3 2 2 और ये 2 3, 1 2 3 4। तो ये कितने हो गए टोटल, 4 इधर से हो गए और 2 इधर से हो गए, टोटल कितने हो गए 6। तो साइक्लोब्यूटेन आपको दिया, तो साइक्लोब्यूटेन में टोटल कितने बनेंगे 6। ऐसे आपको क्या दिया, डाई साइक्लोप्रोपेन, तो उससे आप बना लेंगे। तो प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे। तो पोजीशन आइसोमर मतलब कोई भी, जब आप आइसोमेरिज्म की जब तक मेटामर्स तक ढेर सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि किस क्वेश्चन में कैसे करना है। क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ऑल पॉसिबल कार्बोनिल कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, ऑल पॉसिबल कार्बोनिल कंपाउंड। ओनली पॉसिबल कार्बोनिल कंपाउंड ओनली। पॉसिबल कार्बोनिल कंपाउंड ओनली मतलब आपको बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन। देखो DU निकाल लो सब, तो C-H/2 + N/2 + 1। तो DU जब इसका कैलकुलेट करोगे तो D कितना हो गया 5 हो गया, H कितना 10/2 + N0 + 1। तो ये हो गया DU कितना आ गया 1। यस, अब DU 1 आ गया तो आपको एल्डिहाइड और क्या बनाने हैं, कीटोन बनाने। एल्डिहाइड और कीटोन। तो पहले हम एल्डिहाइड बनाते हैं। एल्डिहाइड्स देखो सब कितने कार्बन हैं टोटल 5, 1 2 3 4, ये 5। पेंटेनल टोटल कार्बन कितने हैं 5 हैं, तो क्या बन गया पेंटेनल, 5 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। एक 2 3 4 क्या लगा दी बच्चे, ब्रांच। ये देखो ब्रांच आ गई। अब 2 पे क्या हो गया मिथाइल। PCC कितने कार्बन की हो गई 4 की। इसी को खिसकाओ, और खिसका दिया तो 1 2, अब ये 3 पे आ गया खिसक के। अब ये ब्रांच आ गई 3 पे। पहले 2 पे थी ब्रांच, अब नहीं खिसका सकते है ना। अब खिसकाएंगे ना साहब तो यही बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते, एक ही विकल्प है, वन 2 3। अब 2 ब्रांच हो गई 2 पे। PCC कितने कार्बन का हो गया चेक करो, PCC कितने कार्बन का हो गया 3। तो यहाँ 5 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन 4, यहाँ कितने कार्बन 4 और यहाँ कितने कार्बन 3। टोटल एल्डिहाइड कितने बन रहे हैं 4।
अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी हमें क्या बनाना है, कीटोन। चल पहले इसे हटा देते हैं। ये एल्डिहाइड बने, ये एल्डिहाइड बने तो कीटोन बना देना है। अब कीटोन जो है कीटोन बनाने हैं तो टोटल कितने कार्बन हैं, 5। तो कीटोन अगर बनाने हैं तो 5 कार्बन का कीटोन, देखो तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ओन कितने पे आ रहा, 2 पे आ रहा। ओन कितने पे आ रहा, 2 पे आ रहा। तो 5 कार्बन का हम कीटोन बना रहे हैं और ओन कितने पे आ रहा, 2 पे आ रहा। अब हम क्या करें कि एक कार्बन को ब्रांच में कर दें क्या, 2 पे ही रखा अभी पहले हम ये सिस्टम समझ लेते हैं। इसको हमने 2 पे ही रखा और ये ब्रांच लगा दी, दिस वन इज ब्रांच। 3 पे क्या हो गई, ब्रांच हो गई, 2 कीटोन हो गए। अब दिमाग लगाओ, देखो हमने ब्रांच भी लगा दी, ठीक है ना, और कीटोन बना रखा, कितने कार्बन का कीटोन रखा, 4 का। पहले 5 का किया, फिर 4 का किया, एक ब्रांच कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 ब्रांच तो हो ही नहीं सकती ना इसमें, कीटोन में। हाँ भाई, आप 2 ब्रांच नहीं कर सकते। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये ओन कितने पे आ गया, 3 पे आ गया। जरा चेक करें, कीटोन की पॉसिबिलिटी इसके अलावा नहीं बन सकती। तो एल्डिहाइड कितने बने साहब, 4। आप इसमें 2 ब्रांच नहीं कर सकते। देखो ना, अगर आप कहोगे कि सर हम ऐसे कर दें, है ना, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4। आप कीटोन कहाँ ले जाओगे, तो लग ही नहीं पाएगा ना, है ना। तो साहब ये क्या हुआ, देखो 3 ओन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये क्या हुआ 2 ओन विद ब्रांच, ये क्या हुआ 2 ओन। तो टोटल कीटोन कितने बने, 3। तो कह रहे थे ऑल पॉसिबल कार्बोनिल कंपाउंड, तो आंसर इसका क्या हुआ, फाइनल आंसर। चार 3 7, 4 एल्डिहाइड बने और 3 क्या बने, कीटोन बने। एक तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उम्मीद करूँगा कि आप लोग कर लेंगे। कि क्वेश्चन दिया जाए कि राइट डाउन ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऑफ C4H10, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, NCERT लेवल। C4H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको बनाने हैं। तो देखो इसका आंसर, C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो सबसे पहले हमें DU निकाल लेनी चाहिए जो कि 0 आएगी। आप कैलकुलेट कर लेना, DU क्या आएगी, 0 आएगी सब। DU का फॉर्मूला बहुत पुराना हो गया। DU 0 का मतलब, आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये अल्केन है एक्चुअली में, अल्केन।
मतलब बोले तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो स्ट्रक्चर बनाना है। अब हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, चेन है, तो सब चर्चा ही नहीं करनी हमें रिंग चेन की, टोटो की, है ना, चर्चा ही नहीं करनी फंक्शनल की, मेटा की। केवल हम सिंपली क्या बना सकते हैं, चेन आइसोमर बना सकते हैं। तो एक ये बन जाएगा, इसे आप बोलेंगे ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। और ये हो गया आइसोब्यूटेन। ये हो गया आइसोब्यूटेन। ये कॉमन नेम लिख दिए मैंने। IUPAC आपको पता ही है, नॉर्मल हट जाएगा, सिंपली क्या बोलोगे, ब्यूटेन। और इसमें आइसो हट जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, और इसका IUPAC क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसी में दूसरा पार्ट मैंने पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना बताया, और आपको करना भी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने चाहिए। अब दूसरा पार्ट आ जाए कि साहब मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं, मोनोक्लोरिनेशन। तो मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं, तो पहले वाले का भी करा रहे हैं, दूसरे वाले का भी करा रहे हैं, कितने आइसोमर बनेंगे। तो पहले वाले का करा रहे हैं, तो CH3 CH2 और ये CH3। तो मैंने क्या चेक कर लेते हैं, ये कार्बन 1 डिग्री है, तो ये एक कार्बन होगा A टाइप का, यहाँ से मैं H निकाल सकता हूँ और Cl लगा सकता हूँ। यही नेचर इस कार्बन का भी तो है, जिस प्रकार के क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे। और ये कार्बन कितनी डिग्री है, 2, तो ये नेचर भी इसका है। मतलब हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, 2 बनी। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला देखेंगे, CH3 CH CH3 CH3। यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो इन सब के नेचर एक हो गए। क्या कहते हो, हाँ बिल्कुल सही बात है। और इसका नेचर कितनी डिग्री है, 3 डिग्री। तो इसमें भी टोटल क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। ओके, ध्यान रखना है। और हम ये जो क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम स्टीरियो आइसोमर, जो कि मैंने अभी सिखाया नहीं है, इज नॉट इंक्लूडेड। ये क्वेश्चन में मैंने दे दिया आपको पहले से कि स्टीरियो आइसोमर को हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा क्वेश्चन करेगा, है ना, किसी बुक में आप देखोगे तो अभी हमने एक्सटेंशन नहीं किया, अभी हम आपको नॉर्मली स्ट्रक्चरल आइसोमर के आंसर बता रहे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर आपने बनाया, फिर आपने मोनोक्लोरिनेशन कराया, तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो पहले मैंने बोल दिया स्टीरियो आइसोमर इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि होगा क्या जब हम यहाँ पे Cl लगाएंगे, होगा क्या जब हम यहाँ पे Cl लगाएंगे, तो बच्चा जो है दिमाग लगाएगा कि सर यहाँ पे Cl लगा, तो आपने सर क्लास में बताया था कि कायरल हो गया, ठीक है ना। तो कायरल हो जाएगा तो 2 बनेंगे, एक D बनेगा और एक L बनेगा। लेकिन हमें ये मगजमारी करनी नहीं है साहब, वो मगजमारी हम करेंगे बाद में, वो बहुत समय है हमारे पास। तो आपको मैंने बोल दिया पहले कि स्टीरियो आइसोमर इज़ नॉट इंक्लूडेड, हमने स्टीरियो आइसोमर इसमें देखना ही नहीं है। तो टोटल आंसर इसका 2 हुआ और इसका टोटल आंसर क्या हुआ, 2 हुआ। मतलब अगर हम ब्यूटेन में टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पूछेंगे एक्सक्लूडेड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो आंसर कितना होगा, 4 हो जाएगा।
कहने का मतलब ये है। और अगर हम उसे भी इंक्लूड कर लेंगे तो आंसर क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन उसमें हमें दिमाग अभी नहीं लगाना है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे जैसे दे रहा हूँ, C4H10 की जगह पर C5H12 कर लो। एक पार्ट। और दूसरा पार्ट आपको पता ही है C5H12 में क्या हो सकता है। अरे बड़ा सिंपल है, मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ कि आप 5 कार्बन ऐसे सीधे बना लो, PCC हो गई है। अब आपके पास विकल्प, एक्चुअली में अल्केन है ना, तो विकल्प हमारे पास ज़्यादा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, ब्रांच कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी विकल्प, हम 2 ब्रांच कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, ये हो गया आइसो पेंटेन, और ये हो गया नियो पेंटेन। तो ये बने स्ट्रक्चरल। फिर आगे जो भी कहे मोनोक्लोरिनेशन कराए तो आप कराते जाओ, तो वो डिग्री के आधार पे। फिर आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है इसी का बी पार्ट के, राइट डाउन all structural isomers for molecular formula C6H14। C6H14 ये भी क्या हुआ, ये भी अल्केन ही है, C6H14 है ना, C6H14। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CnH2n+2। तो आप ये अल्केन है, मतलब आप ये सारे स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, ओपन चेन ही बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है जेंटलमैन कि मैंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट बताई, मैंने आपको मेटा मेरिट तक ढेर सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस के पैटर्न हो जाएं। फिर भी आप भी घर में प्रैक्टिस करिएगा, और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। आगे और भी 1-2 अच्छे क्वेश्चन होंगे और हम टॉटोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे।